हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यश पिंकी को अपनी सगी छोटी बहन की तरह प्यार करता था, लेकिन यश के शरीर पर तो खुद यश का भी कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिए पिंकी अच्छी तरह जानती थी कि वह यश को जवाब दिए बिना वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए वह यश को मारवा हाउस जाने के बारे में सब कुछ बता देती है। जब नंदिनी श्रेया को इस तरह काम करते हुए देखती है तो उसे मन ही मन बड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि नंदिनी को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं आकाश गुलेरिया की मौत में सिद्धार्थ गुलेरिया का हाथ है और आकाश की मौत की वजह से श्रेया की ऐसी हालत हुई है। नंदिनी उच्च संस्कारों में पली बड़ी स्त्री थी जो कर्मों और उनके फल में विश्वास रखती थी। उसका मानना था कि हमारे कर्मों का फल न सिर्फ हमें भुगतना पड़ता है बल्कि हमारे बच्चों को भी उन कर्मों के हिसाब से फल भुगतना पड़ता है। नंदिनी के पास सिर्फ एक ही बेटा था और वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता के कर्मों का फल उसका बेटा भोगे। इसलिए वह हर संभव कोशिश करती थी कि सिद्धार्थ की गलती को ठीक किया जा सके और सिद्धार्थ पर अंकुश भी रखा जा सके। नंदिनी सिद्धार्थ का तो कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन श्रेया की हर संभव मदद कर रही थी ताकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, वह खुश रह सके। इससे पहले कि नंदिनी श्रेया से कुछ पूछ पाती, यश उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, मॉम, मुझे भी पिंकी और श्रेया चाची के साथ मारवा हाउस जाना है। नंदिनी कहती है, तुम्हें किसने कहा कि वह मारवा हाउस जा रहे हैं? यश जवाब देता है, मुझे अभी अभी पिंकी ने बताया। नंदिनी कहती है, तुम वहां जाकर क्या करोगे? श्रेया चाची की तबीयत पहले ही बहुत अच्छी नहीं है, तुम साथ जाओगे तो उन्हें और परेशान करोगे। यश जवाब देता है, प्लीज़ मॉम, प्लीज़ मुझे जाने दो, आई प्रॉमिस, बिल्कुल शरारत नहीं करूँगा, मैं श्रेया चाची की हर बात मानूंगा। नंदिनी फिर से यश को मना कर देती है। यश अपनी आदत के अनुसार जोर जोर से शोर मचाते हुए नंदिनी से कहता है, आई बैग यू मॉम, प्लीज़ प्लीज़ मॉम। इतने में श्रेया भी वहाँ पहुँच जाती है और नंदिनी से कहती है, यश क्या मांग रहा है? नंदिनी कहती है, तुम उस पर ध्यान मत दो, उसकी आदत ही ऐसी है। इतने में यश कहता है, श्रेया चाची, बस एक परमिशन मांग रहा हूँ। श्रेया कहती है, कैसी परमिशन? यश कहता है, मुझे भी आपके साथ चलना है, आई प्रॉमिस, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, बिल्कुल किसी को परेशान नहीं करूँगा। यश की बात सुनकर श्रेया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सभी जानते थे यश का प्रॉमिस सिर्फ उतनी ही देर चलता था जितनी देर प्रॉमिस करने में लगती थी। श्रेया कहती है, अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े करेंगे? जब नंदिनी श्रेया के चेहरे पर मुस्कान देखती है तो नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वह मन ही मन प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, श्रेया को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। श्रेया नंदिनी से कहती है, पिंकी साथ जा रही है, यश भी साथ आएगा तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। फिर नंदिनी यश से कहती है, ठीक है, जाओ जल्दी, याद रहे अगर तुमने वहाँ कोई शरारत की तो तुम्हें दोबारा कहीं नहीं भेजूंगी। फिर श्रेया से कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि यह वहाँ परेशान कर रहा है तो इसे ड्राइवर के साथ वापस भेज देना। कुछ घंटे बाद जब रोहित वर्कआउट करके वापस लौटता है तो मनीषा डाइनिंग टेबल पर बच्चों को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी, लेकिन अनीका वहाँ नहीं थी। रोहित वापस अपने रूम में जाता है तो देखता है कि अभी भी अनीका बीच में एक टेबल रखकर कुछ पेपर पेंसिल लेकर कोई आउटलेट तैयार कर रही थी। अनीका अपने काम में इस तरह मशगूल थी कि उसे रोहित के आने का भी पता नहीं चला। रोहित कुछ भी बोलकर अनीका के काम के बीच में किसी तरह का दखल नहीं डालना चाहता था, इसलिए वह अनीका के पास जाकर उसके काम को देखने लगता है और उसके पूरा होने का इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद जब अनीका अपने अंतिम नतीजे तक पहुंच जाती है तो वह सभी चीज़ों को नीचे रखकर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर खड़ी हो जाती है। फिर रोहित की तरफ देखती है। रोहित मारवा अनीका के चेहरे के भावों को देखकर यह समझ जाता है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। तभी अनीका रोहित से कहती है, तुम जानना चाहते थे कि वह दुश्मन कौन है? रोहित कहता है, अब तक मैं जान चुका हूँ कि वह कौन है, लेकिन अभी तक उसे देखा किसी ने भी नहीं है, इसलिए यदि तुम खुद बताओगी तो यकीन करना आसान होगा। अनीका कहती है, वह एक काले साए की तरह है जिसका ना कोई चेहरा होता है ना उसका वजूद।
उसके वजूद को पकड़ा नहीं जा सकता है। उसने अब तक इतनी ताकत इकट्ठा कर ली है जितनी किसी छोटे देश की फौज के पास होती है। फिर कुछ पल रुक कर आगे बताती है, योगराज की माँ दमयंती देवी जिंदा है। रोहित कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकते? अनिका कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसे खत्म करने के लिए हम दोनों में से कोई एक ही काफ़ी है। मैं जानती हूँ कि उसे जड़ से खत्म करना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है, और अगर हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन बात सिर्फ दमयंती देवी की नहीं है। अगर हम हर उस इंसान को ख़त्म कर लेंगे जिसे पावर ड्रग के बारे में जानकारी है, या फिर जिसे पावर ड्रग की चाहत है, तो इस तरह हम धीरे धीरे पूरी दुनिया को ख़त्म करना होगा। क्योंकि जिसकी हाजिरी है उसका जिक्र भी ज़रूर होगा, जिसका जिक्र होगा उसके लिए ख्वाहिशें भी होंगी। अब तुम क्या करना चाहती हो? अनिका कहती है, तभी उस पर बात करने के लिए हमारे पास काफ़ी वक्त है। अभी तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारे हिसाब से दमयंती देवी का राइट हैंड सीधा हाथ कौन हो सकता है, जो उसके काले साम्राज्य को खड़ा करने में उसकी मदद कर रहा है? रोहित मारवा जवाब देता है, जाहिर है उसका बेटा योगराज। अनिका जवाब देती है, यही भ्रम इस खेल की सबसे बड़ी और मजबूत दीवार है। रोहित कहता है, मतलब यह सिर्फ दिखावा है? अनिका कहती है, हाँ, तुम सही समझ रहे हो। योगराज वह नहीं है जो उसके काले साम्राज्य को खड़ा करने में मदद कर रहा है, बल्कि योगराज वह है जिसे वह अपने काले साम्राज्य की मदद से खड़ा कर रही है। रोहित अपनी आंखों में सवालिया नजरों से अनिका की ओर देखता है। तब अनिका कहती है, फिलहाल तुम यह देखो, सब समझ आ जाएगा। रोहित वह फाइल और अनिका का तैयार किया गया पूरा आउटलेट देखता है और अचंभित रह जाता है। फिर अनिका की ओर देखता है और कहता है, क्या यही है वह? अनिका बिना कुछ कहे हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। रोहित कहता है, इसका मतलब तुम वापस आने के बाद भी हर वक्त उनकी आंखों के सामने थी। वह शुरू से अभी तक सिर्फ यही पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी याददाश्त सच में गई है या कोई नाटक है। उन्होंने क्या खूब योजना बनाई है। अनिका कहती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसका वक्त अब पूरा हो गया है। इससे पहले कि इस विषय पर रोहित आगे कुछ कहता, अनिका उन फाइल्स को उठाने के बाद वहां रखे हुए पेपर को फोल्ड करते हुए कहती है, अभी यह सब छोड़ो, मुझे इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। रोहित एक साइड होते हुए मुस्कुराकर अनिका के पास आकर कहता है, ज़रूरी बात? अनिका रोहित को अपने कंधे से एक तरफ धक्का देते हुए ड्रॉवर अलमारी की दराज की तरफ जाकर उसके सामान रखते हुए कहती है, तुम्हारे ज़रूरी काम और मेरी ज़रूरी बात दोनों अलग अलग हैं। मिस्टर मारवा, जो कह रही हूँ उस पर फोकस करो। अनिका के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट देखकर रोहित समझ जाता है कि कोई बात अनिका को परेशान कर रही है। वह अनिका का हाथ पकड़कर कमरे में रखे हुए सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, क्यों परेशान हो? बताओ क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। अनिका कुछ पल के लिए चुप रहती है और फिर कहती है, मुझे घुमा फिरा कर बात नहीं करनी, इसलिए मैं सीधे सीधे बताती हूँ। रोहित कहता है, तुम्हें जो भी कहना है तुम साफ साफ कहो। अनिका कहती है, दरअसल बात यह है कि आज सिया मुझसे मिलने मारवा हाउस आएगी। अनिका फिर चुप हो जाती है। अनिका की खामोशी देखकर रोहित कहता है, यह तो अच्छी बात है। वह यहाँ आएगी, तुमसे मिलेगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा, तो उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है। इसके बाद भी अनिका चुपचाप रोहित की ओर देखती रहती है। इस पर रोहित अनिका का चेहरा एक बार दाईं तरफ घुमाता है, फिर बाईं तरफ घुमाता है। उसके बाद अनिका का मुंह ठीक करने के लिए मजाक करते हुए कहता है, अनिका कब से किसी से इजाज़त मांगने लगी। अनिका रोहित को गुस्से से देखती है और एक जोर का पंच रोहित के कंधे पर दे देती है। रोहित अनिका की आदत से भली भांति परिचित था। जितनी तेजी से अनिका ने वार किया था, रोहित ने उतनी ही गति से उसका लॉक कर दिया और फिर मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अब बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, तुम बताओ। अनिका कहती है, तुम्हें याद होगा जब पिछली बार श्रेया मुझसे मिलने आई थी। रोहित कहता है, हाँ मुझे याद है, हमारी मनाली जाने से पहले वह तुमसे मिलने आई थी। अनिका कहती है, क्या तुम्हें पता है वह यहाँ क्यों आई थी? रोहित नाव में गर्दन हिलाकर अनिका की तरफ देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करता है। अनिका कहती है, श्रेया को लगता है कि आकाश की मौत के जिम्मेदार तुम हो। यहाँ तक कि ठीक होने के बाद भी उसने मुझसे कहा कि अगर आकाश के दोषी तुम हो तो मैं किसका साथ दूंगी।
अपने पति का या अपने बेस्ट फ्रेंड का? रोहित कहता है, अनिका, शक का कोई इलाज नहीं। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, आकाश की मौत से मेरा कोई वास्ता नहीं। आकाश के मिलने के बाद से मुझे हमेशा ऐसा ही लगा कि आकाश के रूप में मुझे एक दोस्त मिल गया है। मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँगा? अनिका रोहित की बात को बीच में काटते हुए कहती है, मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रोहित मारवा को अच्छी तरह से जानती हूँ। रोहित कहता है, ठीक है, तब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। अनिका कहती है, मैं चाहती हूँ कि जब तक श्रेया मारवा हाउस में रुके तब तक तुम उसके सामने मत आना। वह हाल ही में ठीक हुई है, इसलिए एक डॉक्टर होने के नाते मैं नहीं चाहती कि वह अपने दिमाग पर किसी तरह का जोर डाले अथवा तनाव ले। रोहित मुस्कुरा कर कहता है, बस इतनी सी बात, इसे कहने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? ठीक है, हो जाएगा। फिर रोहित कहता है, अब चलो चलकर ब्रेकफास्ट कर लो, और फिर उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी अनिका रोहित का हाथ पकड़ लेती है। रोहित मुड़कर पीछे की ओर देखता है। अनिका खड़े होकर रोहित के गले लग जाती है और कहती है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि श्रेया तुम्हें दोषी समझे। रोहित अनिका के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए उसकी जुल्फ़ों को संवारते हुए कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है और क्या सोचता है। मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि तुम क्या सोचती हो। मैंने कहा ना, शक का कोई इलाज नहीं। इस पर अनिका जवाब देती है, तुम्हारी बीवी डॉक्टर है और डॉक्टर के पास हर बीमारी का इलाज होता है। इस शक का भी इलाज है, और वह भी सबूत के साथ, लेकिन इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जब अनिका और रोहित डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं तब प्रीति पहले से ही वहां इधर से उधर बेचैन घूमती नजर आ रही थी। अनिका को देखते ही जैसे ही वह कुछ बोलने की कोशिश करती है तभी उसका ध्यान रोहित मारवा पर जाता है और वह बोलते बोलते चुप रह जाती है। अनिका यह समझ जाती है कि प्रीति को उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। अनिका प्रीति से पूछती है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? प्रीति जवाब देती है, वह मैं बाद में कर लूँगी, अभी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। रोहित कहता है, पहले बैठकर ब्रेकफास्ट करो, तुम लोगों के काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले। प्रीति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रोहित मारवा की बात को अनदेखा या अनसुना कर सके। वह चुपचाप उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद रोहित तैयार होने के लिए अपने बेडरूम की ओर चला जाता है। उसके बाद अनिका पूछती है, अब कहो प्रीति, ऐसी क्या इमरजेंसी है? इससे पहले कि प्रीति अपनी बात शुरू करती, वहाँ एक नौकर आकर अनिका से आज की तैयारियों के बारे में पूछने लगता है। अनिका उसे समझा ही रही होती है कि तभी अनिका को श्रेया का मैसेज मिलता है, जिसमें उसने पिंकी और यश के अपने साथ मारवा हाउस आने की बात कही थी। यह मैसेज मिलते ही अनिका, रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर तीनों बच्चों को बुलाकर उनसे कहती है, अगर तुम लोगों को आज स्कूल में कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तो पिंकी और यश तुम तीनों से मिलने आ रहे हैं। रिया झट से कहती है, इन दोनों का तो पता नहीं, पर मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। और फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके शोर मचाते हुए कहती है, ये विल ए ग्रेट फन। फिर अनिका आर्यन और अलेक्जेंडर की तरफ देखती है। वह दोनों एक साथ जवाब देते हैं, ठीक है मॉम, आज हम दोनों भी घर पर ही रुक जाएंगे। अनिका प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फेरती है और मुड़कर प्रीति की तरफ देखती है। फिर प्रीति से कहती है, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकती हो? प्रीति हाँ मैं अपनी गर्दन हिला देती है। इतनी देर में रिया तैयार होने के लिए दौड़ते हुए अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। इससे पहले कि आर्यन और अलेक्जेंडर अनिका से दूर जाते, अनिका उन्हें रोक लेती है। अनिका कहती है, तुम दोनों उस दिन मुझसे कुछ ज़रूरी बात कर रहे थे। आर्यन और अलेक्जेंडर हैरान होकर अनिका की ओर देखते हैं और कहते हैं, किस बारे में मॉम? अनिका कहती है, रिया की गेम खेलने की आदत के बारे में। तुम दोनों मुझसे कुछ कह रहे थे। दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। फिर आर्यन कहता है, मॉम क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा? तभी मुस्कुराते हुए अनिका आर्यन और अलेक्जेंडर से पूछती है, मेरी छोड़ो, पहले तुम दोनों बताओ, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? तुम्हें क्या लगता है कि रिया की इस आदत को कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? आर्यन कहता है, मॉम मुझे लगता है अगर उसे कोई ऑनलाइन गेम्स में हरा दे तो शायद उसे यह बात समझ में आए, क्योंकि उसे लगता है कि उसे गेम्स में कोई नहीं हरा सकता। उसे यह भी लगता है कि आने वाली दुनिया इन गेम्स पर ही चलने वाली है। वह समझती है कि वह वर्ल्ड की बेस्ट गेम्स चैम्पियन है। अलेक्जेंडर कहता है, प्लान तो अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति हम ढूंढ कर कहाँ से लाएंगे? और दूसरी बात, ऐसा करने से सिर्फ उसकी ईगो हर्ट होगी।
उसके बाद वह रो रो कर हमारे सिर का दर्द बढ़ा देगी, लेकिन उसके अपने सिर में कोई बात नहीं जाएगी। आर्यन कहता है, ठीक है तो तुम ही कुछ बताओ। अलेक्जेंडर कहता है, नो डाउट शी इज़ वेरी गुड इन ऑनलाइन गेम्स, लेकिन मॉम उसे लगता है कि वह दुनिया में सबसे अच्छी है। अगर वह एक से ज़्यादा बार अपने आसपास के लोगों से इन्फीरियर, कमतर साबित हो जाए तो हो सकता है कि कुछ बात बने, तब उसे समझ में आए कि वर्ल्ड में बेस्ट होने का क्या मतलब होता है। पर मॉम, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि यह आइडिया काम करेगा या नहीं। अनिका कहती है, ज़रूर काम करेगा, लेकिन अब सवाल यह है कि यह सब होगा कैसे। तभी आर्यन कहता है, मम्मा ये सब बाद में सोचिए, पहले यह सोचिए कि आप इन सब बातों को डैडी से कैसे छुपाएं, क्योंकि डैडी के होते हुए उसे कोई इन्फीरियर फील नहीं करा सकता। जिसने भी ऐसी कोशिश की वह उसकी ज़िंदगी की खुशियों का आखिरी दिन होगा, और रिया को लाइन पर लाने के लिए कोई ज़िंदगी क्यों खराब करेगा। अनिका का ध्यान इस बात पर बिल्कुल भी नहीं गया था कि रोहित के लाड़ प्यार की अपनी अलग भूमिका थी, जिसकी वजह से रिया का असली ज़िंदगी से कोई ताल्लुकात ही नहीं रह गया था। वह राजकुमारी जैसा जीवन जी रही थी, जिसमें ना सुख की कोई कमी थी ना दुख का एहसास। कुछ देर सोचने के बाद अनिका कहती है, डैडी की चिंता तुम मत करो, वह मैं देख लूँगी। फिलहाल तुम लोग सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। अब तुम लोग जाकर तैयार हो जाओ, अभी मुझे तुम्हारी प्रीति मौसी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी आयशा मारवा सावित्री के साथ वहाँ आती है। वह देखती है अनिका ने सभी नौकरों को अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अनिका को इस तरह से घर के किसी काम में इतना जोरों शोरों से व्यस्त होते हुए पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। आयशा को अनिका की इन हरकतों से यह यकीन हो चला था कि अनिका पूरी तरह बदल गई है, क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है। पर अनिका को इस तरह से अपने नियमित कार्यों में व्यस्त देखकर आयशा को अच्छा भी लग रहा था। वह अनिका से पूछती है, काफ़ी जोरों से तैयारी चल रही है, क्या कुछ खास है? अनिका आयशा मारवा के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ माँ, आज श्रेया हमसे मिलने मारवा हाउस आ रही है। मैं चाहती हूँ कि आज का दिन उसके लिए यादगार हो। वह जितनी भी देर यहाँ रुके हर पल को एंजॉय करे, उसे यह एहसास हो सके कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ अभी भी बाकी हैं। आयशा कहती है, क्या मैं कोई मदद करूँ? इस पर अनिका जवाब देती है, आपकी मदद के बिना वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। आप मेरे साथ चलिए और देखिए कि सब कुछ ठीक है या कोई कमी है। साथ में यह भी बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं। इसके बाद वह अपनी पूरी प्लानिंग आयशा मारवा के साथ डिस्कस करना शुरू कर देती है। आयशा अच्छी तरह जानती थी कि अनिका किसी भी प्लान से कहकर यह सब आसानी से करवा सकती थी, लेकिन अनिका ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि श्रेया उसके लिए बहुत खास थी। फिर आयशा मारवा को जहाँ जहाँ कोई सलाह देनी थी वह आयशा ने अनिका को दी। अंततः जब कागजी स्तर पर सभी तैयारियां हो चुकी थी, तब आयशा मारवा ने अनिका से कहा, अगर तुम्हें कुछ और काम हो तो तुम कह सकती हो, यह सब मैं देख लूँगी। अनिका कहती है, ठीक है माँ, यह आप देख लीजिए, मुझे कुछ और ज़रूरी इंतज़ाम करने हैं। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। सच कहूँ तो मुझे आपकी मदद चाहिए। अनिका की बात सुनकर एक पल के लिए आयशा मारवा के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसे लगा कि कहीं वह अपने और रोहित के रिश्ते के बारे में कोई बात तो नहीं करना चाहती, लेकिन फिर अपने चेहरे के भाव संभालते हुए आयशा मारवा ने कहा, हाँ बेटा बोलो, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। उसके बाद अनिका अपनी सारी समस्या आयशा मारवा को बता देती है। उसके बाद आयशा कहती है, बस इतनी सी बात है। वैसे उस जरा सी बच्ची का दिल दुखाना है तो बड़ा मुश्किल, पर तुम्हारे कहने पर मैं यह ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अगर तुमने कोई निर्णय लिया है तो वह सही ही होगा। इसके बाद अनिका प्रीति के साथ गेस्ट रूम में चली जाती है और कहती है, तब बताओ प्रीति, वह ज़रूरी बात क्या है? प्रीति कहती है, अनिका, द मारवा हाउस आने के बाद मेरे लिए आपके उस पेशेंट को दिन में एक बार जाकर देखना बड़ा मुश्किल हो गया है। वैसे अब उस पेशेंट की तबीयत में पहले से काफ़ी सुधार है। मेरा वहाँ दिन में एक बार जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हफ्ते में 2 बार या कम से कम 1 बार जाना ही होगा, जब तक कि वह पूरी तरह ठीक ना हो जाए। लेकिन अब समस्या यह है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच वहाँ जाना पूरे खेल को उल्टा कर सकता है। मैं रोज़ रोज़ इतनी बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं ऐसे किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक पाऊंगी। अनिका कहती है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अगर तुम्हें मुश्किल हो रही है तो मैं खुद वहाँ चली जाया करूँगी।
प्रीति कहती है, नहीं अनिका दी, अगर आप इतनी मुसीबत मोल लेंगी तो उससे अच्छा यही है कि मैं ही चली जाऊं। प्रीति के चेहरे को देखकर अनिका समझ जाती है कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वह प्रीति से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? प्रीति कहती है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे भी यहीं शिफ्ट कर लें? प्रीति की बात सुनकर अनिका चौंक जाती है और कहती है, यह वहां जाने से भी ज़्यादा खतरनाक है। जरा सी भी भूल सब कुछ तबाह कर देगी। उसे बिना किसी की नज़रों में आए मारवा हाउस में लाना किस तरह संभव है, जबकि वह अपने पैरों पर चलना तो दूर, होश तक में भी नहीं है। कुछ रुक कर अनिका आगे कहती है, चलो ठीक है, अगर यह मान भी लिया जाए कि उसे बिना किसी की निगाहों में आए हम यहाँ ले आते हैं, उसके बाद तुम उसे कहाँ रखोगी? प्रीति कहती है, आपका सीक्रेट अंडरग्राउंड कोई छोटी जगह नहीं है। प्रीति की बात सुनकर अनिका दंग रह जाती है और कहती है, क्या तुम्हारी थकावट अभी तक नहीं उतरी है या फिर तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? ठीक है, मान लिया कि सीक्रेट अंडरग्राउंड की जानकारी सभी को नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अलावा सिक्योरिटी, भूमि, कौटिल और खुद रोहित मारवा भी वहां आ सकते हैं और अभी उस राज को खोलने का सही वक्त नहीं आया है। प्रीति कहती है, अनिका दी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ सौम्या का भाई भी है जिसका आप इलाज कर रही हैं। जब तक आपने नहीं चाहा उसके बारे में किसी को खबर तक नहीं लगी कि आप वहाँ पर किसी मरीज का इलाज कर रही हैं। बिल्कुल उसी तरह हम इस पेशेंट को भी यहाँ शिफ्ट कर लेंगे और आपकी मर्जी के खिलाफ अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं। इसके आगे प्रीति कहती है, देखिए, बिना किसी को भनक लगे मैं उस पेशेंट को सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंचा दूं। इसका प्लान मेरे पास है। आप बस सभी को मना कर दीजिएगा कि उन दोनों के बिन में कोई नहीं जाए। अनिका कहती है, और अगर फिर भी जाने अनजाने कोई वहां पहुंच गया? तो प्रीति मुस्कुराते हुए कहती है, तो आपके निर्देशों के अनुसार मैं काफ़ी समय से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। मुझे आज तक नहीं पता कि वह कौन है, तो फिर किसी और को कैसे पता चलेगा कि वह कौन है? उसके शरीर के ज़्यादातर हिस्से की ड्रेसिंग की गई है और अगर चेहरे की बात की जाए तो वह भी पूरी तरह से पट्टियों से लिपटा हुआ है। इस स्थिति में उसे कौन पहचान सकता है? जब आपको लगेगा कि ट्रीटमेंट पूरा हो गया है या फिर सही वक्त आ गया है, तब हम वापस कहीं और शिफ्ट कर देंगे, लेकिन जब तक वह ठीक नहीं हो जाता तब तक यहाँ ले आने में कोई खतरा नहीं है। प्रीति की बात सुनकर अनिका बिल्कुल चुप हो जाती है। अनिका को इस तरह से शांत देखकर प्रीति को लगता है कि अनिका उसकी बात से किसी भी तरह सहमत नहीं है। इसलिए प्रीति आगे कहती है, अनिका दी, अगर यह नहीं हो सकता तो फिर आप मुझे वहीं पर भेज दीजिए। अभी फ़िलहाल मेरे लिए यहाँ पर कोई काम भी नहीं है। जब मेरी ज़रूरत होगी तब मुझे वापस बुला लीजिएगा। अनिका प्रीति से पूछती है, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, लेकिन तुम बिना ओमकार से मिले वहाँ कितने दिन रुक सकोगी? अनिका का सवाल सुनते ही प्रीति का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसने इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था कि ओमकार से ज़्यादा दिन मिले बिना रह पाना प्रीति के लिए बड़ा ही मुश्किल था। प्रीति अपनी निगाहें झुका लेती है, उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। अनिका इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती थी कि प्रीति के लिए ओमकार के बिना रह पाना मुश्किल था, लेकिन एक सच यह भी था कि प्रीति अपने काम के प्रति गंभीर थी। वह तकलीफ उठाकर भी अपना काम पूरा करती। फिर अनिका मुस्कुराकर प्रीति के गाल पर हाथ रखती है और कहती है, ठीक है, हम उसे यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन पहले तुम मुझे अपना प्लान बताओ कि तुम यह कैसे करोगी। उसके बाद प्रीति विस्तार से अपनी सारी योजना बता देती है। अनिका कहती है, ठीक है, जब मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो तो कहना। प्रीति के जाने के बाद अनिका श्रेया के आने की तैयारियों में फिर से व्यस्त हो जाती है। हालांकि यह सब करना अनिका के स्वभाव में नहीं था। इससे पहले अनिका ने यह सब कभी किसी के लिए नहीं किया था। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि अनिका के पास कभी खाली वक्त ही नहीं रहा था। लेकिन अब अनिका चाहती थी कि जिस तरह श्रेया हमेशा अनिका के लिए खड़ी रही, इस बार वह श्रेया को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करे। आकाश से शादी होने से पहले जिस तरह जिंदा दिली से वह अपनी ज़िंदगी को जी रही थी, एक बार फिर से वह अपने बच्चों के लिए जी उठे। श्रेया की माँ के ही गर्भ में विकसित होता है और माँ का यह स्वास्थ्य शारीरिक व मानसिक दोनों स्तर पर बहुत ज़रूरी होता है। उधर योगराज माँ साहेब के आदेश के अनुसार अपने काम पर लग गया था। वह अपने आदमियों से कहता है, अनिका के सबसे करीबी लोगों के नाम बताओ। तभी योगराज का एक आदमी गजेंद्र पाल बारी बारी सबके नाम बताना शुरू करता है। तभी योगराज उसे रोकते हुए कहता है,
बस रुको, आकाश की पत्नी श्रेया हमारे लिए सबसे इजी टारगेट है। ना उसके आगे पीछे कोई रोने वाला है, ना उसके साथ ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। अगर वह मरने लगेगी तो अनिका उसे ज़रूर बचाएगी, क्योंकि वह ना सिर्फ उसके भाई की विधवा है बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी है। इसके बाद योगराज एक शातिर मुस्कान देता है और फिर धीमी आवाज़ में कहता है, इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी बात इस वक्त है, वह श्रेया ऐसी हालत में है कि अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सकेगी। तुम लोग सबसे पहले उसे ट्रेस करो, फिर योजना बनाओ, तब कहीं जाकर उसका पीछा करो और फिर धीरे से उसे मौत के मुंह में धकेल दो। फिर अपने बोलने की धुन बदलते हुए कहना है, याद रहे वह मरने ना पाए, लेकिन उसकी हालत मरने से कम भी नहीं होनी चाहिए। तुम ही ध्यान से, तुम्हारा वार उसके सिर पर होना चाहिए और इतना गहरा कि सभी डॉक्टर अपने दोनों हाथ खड़े कर दें कि इसे बचाना हमारे बस की बात नहीं। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर आगे कहता है, फिर देखते हैं अनिका गुलेरिया कब तक नकाब के पीछे छुपती है। जैसे ही श्रेया मारवा हाउस में एंट्री करती है, उसे हर जगह फूलों की सजावट दिखाई देती है। जब वह मारवा हाउस के अंदर डाइनिंग हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि अलग अलग तरह के फूलों के साथ साथ उसके पसंदीदा रात की रानी के सफ़ेद फूलों की भी सजावट को काम में लिया गया था, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। एंट्री पर ही फूलों से बड़े बड़े शब्दों में वेलकम श्रेया लिखा हुआ था। यह सजावट इतनी उम्दा थी कि यह सब देखकर श्रेया की आंखें कुछ पलों के लिए सजावट और फूलों में ही खो गई। वह बिल्कुल भूल गई कि इस वक्त वह कहाँ पर मौजूद है। भीनी भीनी खुशबू से उसके मन को आराम मिल रहा था। वह आंखें बंद करके उस खुशबू को महसूस करने लगती है और उस खुशबू से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। इससे पहले कि वह यादों में खोकर बहुत दूर निकल जाती, सभी वेलकम श्रेया कहते हुए उसके सामने आ जाते हैं। आयशा, मारवा, भूमि, प्रीति, रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर सभी ने श्रेया को कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट दिया। आयशा मारवा ने पिंकी और यश के लिए भी गिफ्ट पैक किए थे और दोनों बच्चों को प्यार करते हुए उसने उन्हें भी गिफ्ट दिए। सबको इस तरह चीयर अप करते हुए देखकर श्रेया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। श्रेया को अनिका के हाथ का बना हुआ बेदाना बहुत पसंद था। यह एक तरह का ठंडा औषधीय पेय पदार्थ है जो गर्मियों में प्रयोग किया जाता है। यह पेय पदार्थ अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों को रात में मिट्टी के बर्तन में भिगोकर रखने के बाद सुबह के समय तैयार किया जाता है, जो न सिर्फ शरीर को ताकत देता है बल्कि मन को ठंडक भी प्रदान करता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। एक बार जब श्रेया की तबीयत गर्मी लगने की वजह से खराब हो गई थी, तब अनिका ने श्रेया को कई दिनों तक लगातार यह बनाकर पिलाया था। उसके बाद श्रेया ने कई बार अनिका से कहा, लेकिन उसने श्रेया के लिए वह पेय पदार्थ कभी भी दोबारा नहीं बनाया था। जब श्रेया को साथ लेकर सभी ड्राइंग हॉल में बैठ गए, तब अनिका के इशारे पर सभी के लिए बेदाना लाया गया। श्रेया यह देखकर हैरान रह गई कि याददाश्त जाने के बाद भी अनिका को यह कैसे पता कि श्रेया को यह बहुत पसंद है। श्रेया की आंखों में सवाल देखकर अनिका कहती है, मुझे रिया ने बताया कि तुम हमेशा बेदाना नाम की कोई चीज़ मांगती थी। बस मैंने आयुर्वेद की किताब से देखकर इसे खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। जरा पीकर बताओ, क्या इसमें वह है जो तुम्हें चाहिए या मेरी मेहनत बेकार हो गई?